नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभि मिश्रा आपके साथ। और देखिए, न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको हम हर रोज़ किसी ना किसी खास मेहमान से मिलवाते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, एक नई पहचान बना रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सिनी ग्रुप की फाउंडर नीतू सिंह जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपको दे दूं। उन्होंने राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी एक नई पहचान बनाई है, अपने प्रोडक्ट्स की नई पहचान बनाई है। उन प्रोडक्ट्स की जानकारी उनसे लेंगे और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण में भी आपको बता दूं कि उनकी एक अहम भागीदारी रही है। कैसे रही है, कैसे इसकी शुरुआत हुई है, उनकी जर्नी उन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीतू मैम आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, सिनी का अर्थ क्या होता है? सिनी का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया और कैसे इसकी शुरुआत आपने की है? जैसे आपने अभी कहा नीतू सिंह, तो नीतू सिंह मेरा नाम है और सिनी मेरे ही नाम का एब्रीवेशन है। तो सिनी एक फिनिश वर्ड है जो ब्लू स्टोन होता है। मुझे रॉयल ब्लू कलर बहुत पसंद है और ये एक लेगेसी है जो बिज़नेस मैंने क्रिएट किया है। तो इसलिए सब सोचकर मैंने इसका नाम अपने नाम के एब्रीवेशन से सिनी रखा। एक ब्रांड जो रॉयल हो, जो लेगेसी क्रिएट जो मैं चाहती हूँ करना, वो दूसरे जनरेशन को मेरे पास ऑन हो। वाकई बहुत ही रचनात्मक तरीके से आपने इस नाम को रखा है। और क्योंकि हम आपकी जर्नी पर थोड़ा पहले चर्चा करना चाहेंगे और उसके बाद फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपके प्रोडक्ट्स और क्या काम आपकी तरफ से किया जा रहा है वो जानेंगे। सबसे पहले आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे ये दिमाग में ख्याल आया? क्योंकि मैंने आपके कुछ वीडियोज़ देखे, आपके वेबसाइट को जब मैंने पढ़ा तो ये समझा कि ये शुरुआत आपने अपने अर्ली एज में नहीं की है, काफ़ी बाद में आपने इसकी शुरुआत की। तो ये ख्याल कैसे आया? बिल्कुल, आपने रिसर्च अपना सही किया है कि मेरे काम की शुरुआत मेरे दोनों जब बच्चे बड़े हो गए, दोनों बेटे बड़े हो गए, उनको मैंने 10 साल दिया और वक्त तो मैं अभी भी दे रही हूँ, लेकिन फुल टाइम मदर की तरह मैंने 10 इयर्स उनको दिया और फिर लगभग अपने एज के 35-36 ईयर से मैंने अपने काम की शुरुआत की। और मेरी एजुकेशन फ़िज़िक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की है, पर मेरा काम का आधार वुमेन एम्पावरमेंट बेस्ड है। जी। मैंने ये सोचा कि जो मेरे अंदर पोटेंशियल है और जो स्किल है मेरा, अगर मैं उसको यूटिलाइज़ करती हूँ तो बहुत सारे वुमेन को मेंटरशिप देकर एम्पावर करके उनको जॉब प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो बेस तो नींव तो यही था कि मैं अपने साथ साथ दूसरे बहुत सारी वुमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं। और इसी वजह से मैंने बहुत ही कम लागत से ज्वेलरी का काम शुरू किया। हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी जो होता है, तो बहुत कम उसमें इन्वेस्टमेंट होता है और उसकी डिज़ाइनिंग जो मेरा खुद का स्किल था, क्रिएटिव रही हूँ मैं चाइल्डहुड से ही, तो मैंने ज्वेलरी डिज़ाइन करना शुरू किया, उसके प्रोडक्ट्स बनाए और उसको पहले तो यहीं क्राफ्ट मेला डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया ताकि मैं फंड जनरेट कर सकूं और इसके बाद फिर मैं अपने काम को बढ़ा सकूं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को मैं एम्प्लॉयमेंट दे सकूं। और एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं, आपने ज्वेलरी डिज़ाइनिंग से शुरुआत की। ज्वेलरी क्या आपने पहले भी कभी डिज़ाइन की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं किया वो था। मुझे ईजीएस्ट फॉर्म लगा हैंड क्राफ्टेड वर्क का, कि मैं एक बीड लूँ और मैं एक वायर लूँ और मैं उससे मोड़ कर तरह तरह का कलर कॉम्बिनेशन बनाकर अट्रैक्टिव ज्वेलरी के मैं पीसेस बनाऊँ। मैंने आपके कुछ वीडियोस में ये भी पढ़ा कि कुछ इविल आई का कुछ जी आपने इस्तेमाल किया जी। था। वो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है और जी, लोग लेकिन काफ़ी मैंने पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल मैंने 15 इयर्स पहले ही एविल आई पे रिसर्च किया और मुझे लगा कि वो तो हर किसी को चाहिए होता है। अगर कीरिंग हो कार के लिए, घर के लिए हो, अगर ईयर्स में हम ईयरिंग की तरह पहने, हम ब्रेसलेट की तरह पहने, हम एक लॉकेट की तरह पहने, तो एविल आई पे मैंने काम किया और उसके हर शेप के और हर साइज़ के बीड्स को लिया और उसकी डिज़ाइनिंग की और ये एक बड़ा अच्छा मेरा प्रोडक्ट रेंज बना। मैंने इस पे काफ़ी काम किया,
कई लड़कियों को इस पे मैंने काम पे लगाया, उनको सिखाया और उनसे प्रोडक्ट्स बनवाया, फिर उसकी मार्केटिंग की। तो वो तो एक रेंज है ही एविलाई। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। एक्चुअली और दूसरी बात मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि एम्प्लॉयमेंट की जब आपने बात की तो क्राफ्ट मेला या जब आपने अपने प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाया होगा उस दौरान जिन लड़कियों को आपने हायर किया तो क्या उनको वो चीज़ें पहले से आती थी? क्योंकि ये एक बहुत ही अलग कला है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। मिक्स ग्रुप था, कुछ लड़कियों को आता था पर उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो अपने उस स्किल को जो उनको आ रहा है उससे वो एम्प्लॉयमेंट पा सकें। और कुछ लोग बिल्कुल रॉ थी, उनको कुछ नहीं पता था, बट उनको ये था कि मुझे कुछ सीखना है, मैम अगर सिखा दें। वर्कशॉप अटेंड करती थी और बड़ा इंथुजियास्टिक वे में वर्कशॉप्स मेरे ऑर्गेनाइज किए हुए अटेंड करती थी। उनको डिज़ाइनिंग का भी मन था जानने का। तो मिक्स्ड ग्रुप था और इस तरीके से लगभग 50-60 गर्ल्स को सिर्फ ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की मैंने ट्रेनिंग देकर बहुत। और ये शिक्षा आपने मुफ्त में दी? हाँ बिल्कुल, सिनी फाउंडेशन मेरा अपना एनजीओ है जी। तो उससे ही मैं वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती थी। और फिर सिनी ज्वेल्स, उस समय सिनी ज्वेल्स के नाम से मेरा ज्वेलरी का ब्रांड था, तो उसके थ्रू मैं इसकी मार्केटिंग करती थी। वाकई। और क्योंकि अब सिने की बहुत सारे अलग अलग अगर मैं बात करूं तो वर्क्स जो कल्चर है वो आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ज्वेलरी से आपने टेक्सटाइल्स का अलग अलग चीज़ों में आपने स्विच किया, तो ये क्या धीरे धीरे जब बिज़नेस ग्रो करने लगा तब आपके दिमाग में ये इच्छा आई या मन में ये इच्छा आई, या फिर पहले से ही आपने ये सोच रखा था कि मुझे वेरियस पहलुओं पर काम करना है? बिल्कुल, एक विज़न तो था ही कि इतना कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करना है, क्योंकि फिनेंशियली मैं कोई मेंटर नहीं लेना चाहती थी, कोई फाइनेंसर नहीं लेना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अपने काम का विस्तार खुद अपने बलबूते पे करूं। तो ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट कम होता है। उसके बिज़नेस से मैंने फिर स्कार्फ्स का बिज़नेस किया, क्योंकि टेक्सटाइल्स में मेरा इंटरेस्ट है। मैं खुद भी जो कपड़े पहनती हूँ तो उस पर मैं काफ़ी ध्यान देकर कि मैं क्या पहन रही हूँ, कॉटन हो, वो पॉलिस्टर नहीं हो, जकार्ड हो, उस पर किस तरह की प्रिंटिंग की गई हो, तो इन चीज़ों पे ध्यान देती हूँ। तो मेरा एक रुझान तो टेक्सटाइल सेक्टर पे था ही, शुरू से जुड़ा था। हाँ। लेकिन ज्वेलरी तो एक बेस था अपनी कंपनी के लिए, एक प्रोडक्ट रेंज, ताकि मैं कम लागत पे काम अपना शुरू करूं। तो टेक्सटाइल में मैंने स्कार्फ्स पहले किया, फिर मैंने बीच वेयर करना शुरू किया, फिर गारमेंट्स बनाना शुरू किया, फिर मैंने गारमेंट्स में भी एक एरिया सेलेक्ट किया जिसमें बिहार के मधुबनी जो मोटिव्स होते हैं उस मधुबनी क्राफ्ट पे काफ़ी काम किया। फिर हमारे यहाँ जैकेट्स और वेस्ट कोट भी बनने लग गए। तो प्रोडक्ट का रेंज भी मैंने बढ़ाया गारमेंट्स में, हर तरह के प्रोडक्ट्स के, रिजॉर्ट वेयर से लेके पार्टी मैंने वेयर सुना तक। कि जब आपने क्राफ्ट मेले की बात की, पहले आप इंडिया के वेरियस छोटे छोटे मेलों में जाकर आप अपने क्राफ्ट को दिखा रही थी, दर्शा रही थी। उसके बाद आपको विदेश का भी मौका मिला। वो मौका कैसे मिला और वहाँ जाके आपने क्या देखा, क्या समझा? तो ये बिल्कुल मेरे बिज़नेस का जो मेरे बिज़नेस की जो जर्नी है वो वैसे ही है कि किंडरगार्टन से हाई स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी। तो आपने ठीक कहा कि क्राफ्ट मेला में जो मुझे एक्सपोज़र मिला, जो मुझे मार्केटिंग की समझ आई, जो मुझे प्रोडक्ट्स की डिमांड समझ में आई, उसको फिर मैंने डाइवर्सिफाई किया अपने बड़े प्रोडक्ट रेंज के लिए। और फिर उससे ही जो ये मैं लोकल डोमेस्टिक मार्केट में काम कर रही थी, तो इन्हीं प्रोडक्ट्स को मैंने ग्लोबल मार्केट में उतारा। तो मेरा एक्सपोर्ट का काम शुरू हुआ जी। तो यही जर्नी है। ये जर्नी तो एक्सपोर्ट की हो गई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार को समझना ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर रहा होगा, मुझे लगता है। बिल्कुल। और रिसर्च और स्टडीज़ किसी भी ह्यूमन बीइंग को स्किल्ड से परफेक्ट बनाते हैं। मेरे पास स्किल था, लेकिन मेरे पास बहुत नॉलेज नहीं था, ना इंडस्ट्री का था, ना एक्सपोर्ट का था, ना डिज़ाइनिंग का था। तो काम के साथ साथ मैंने छोटे छोटे कोर्सेज़ किए, मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ भी किया, मैंने हार्वर्ड से डिज़ाइनिंग का भी कोर्स किया, और इस तरीके से नॉलेज इन्हेंस करने पर भी काम किया, मार्केट की समझ के लिए रिसर्च वर्क किया, फिर
एक्सपोर्ट का काम मेरे लिए स्मूथ होता चला गया कि किस कंट्री को किस तरह के कलर्स चाहिए या किस सीज़न के लिए किस तरह का कलर कॉम्बिनेशन के हमें गारमेंट्स बनाने हैं। और किस तरह के फैब्रिक की पहचान और बहुत सारी चीज़ें होती है जो माइन्यूटली आपको समझना होता है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में बहुत सारी, क्योंकि आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा पटना में हुई है, तो थोड़ी हम उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, क्योंकि बिहार में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ाई लिखाई तो कर रही हैं लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस सोच को आप कैसे बदल सकती हैं, क्या कहेंगी, क्या राय देंगी वैसी लड़कियों को जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं लेकिन उनके मन में कोई ना कोई भय है, डर है, या फिर मैं अगर फाइनेंस की बात करूं तो उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो किसी तरह के बिजनेस की शुरुआत कर सकें? ये जो आपने कहा यही समस्या मेरे पास भी थी और सबको यही चैलेंज शुरू में मिलता है जो स्क्रैच से अपने बिजनेस को करते हैं। तो इसमें सबसे पहले किसी भी गर्ल को या किसी भी वुमन को, चाहे वो स्कूल ड्रॉप आउट हों या उन्होंने कॉलेज तक की पढ़ाई की हो या उन्होंने कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं भी लिया हो या लिया भी हो, तो ये देखें कि उनका इंटरेस्ट किस एरिया में है, किस प्रोडक्ट में है। टेक्सटाइल की बात करें तो वो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर अगर स्किल है, पोटेंशियल है किसी वुमन में, तो आजकल गवर्नमेंट की तरफ से भी इतने और सेल्फ हेल्प ग्रुप है, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को हायर कर रखा है, एनजीओज आगे आए हैं जो वर्कशॉप्स कंडक्ट कराते हैं, जो छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाते हैं आफ्टर सम बेसिक ट्रेनिंग। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपने मन में कोई ड्रीम रख रहा है तो वो अपने स्किल को डेवलप करे। स्किल जितना अच्छा होगा, एंटरप्रेन्योर में आप एम्प्लॉई की तौर पे काम करके आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप लोकल लेवल पे काम करके आप ग्लोबल लेवल पे अपने प्रोडक्ट को ले जा सकते हैं। तो आपका स्किल क्या है ये आप समझें, उसको पहचानें, पोटेंशियल सब में होता है। आप देखें कि आजकल डिजिटल अवेयरनेस इतना है, हम डिजिटली इतनी सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पे बुटीक का या कोई भी फैशन का ब्रांड क्रिएट होता है जो लैक्स नहीं करोड़्स में भी टर्नओवर देता है। तो हर चीज़ का निचोड़ दो है, एक आपका स्किल, पोटेंशियल सब में है, उस स्किल को पहचानिए, अपने इंटरेस्ट को देखिए, और दूसरा हार्ड वर्क कीजिए। तो एम्प्लॉई से एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी तो होगी ही, साथ में होम बेस्ड जो प्रोडक्ट होगा, आपका होम बेस्ड जो छोटा सा बिजनेस होगा वो ग्लोबल लेवल तक जा सकता है। वाकई। और मैम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने हैंडीक्राफ्ट की बहुत सारी चर्चा की है, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में भी बहुत सारे ऐसे हैंडीक्राफ्ट होते हैं और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो बुनकर्स होते हैं, अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी कला है जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, जैसे ग्लोबल मार्केट पर अभी होना चाहिए था, वो है नहीं? जी, मैं जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हूँ, तो टेक्सटाइल्स का मैं एक आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताती हूँ। टेक्सटाइल में अगर एक वर्कशॉप की ट्रेनिंग आप लेते हैं जिसमें टेलरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जो बेसिक होता है स्टिचिंग, कटिंग और पैटर्न मेकिंग, तो आप एक गारमेंट बनाते हैं। साथ में एक बहुत ही 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का फैशन डिज़ाइनिंग का बेसिक कोर्स करते हैं, जिसमें आपको फैब्रिक की समझ होगी, जिसमें क्या कलर्स ट्रेंड चल रहे हैं, क्या फैब्रिक का ट्रेंड चल रहा है, उसको आप समझ लेते हैं। तो मुझे लगता है टेक्सटाइल सेक्टर बिहार में ही नहीं, इंडिया के हर स्टेट में ऐसा है जहां वुमेन एम्प्लॉयमेंट का वो हब बन सकता है, और वो भी 3 महीने 6 महीने के बेसिक वर्कशॉप की ट्रेनिंग लेकर। तो गारमेंट्स में ये है कि आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में प्रिंटिंग टेक्निक सीख सकते हैं। उसमें आता है हैंड ब्लॉक, उसमें आता है टेबल की स्क्रीन प्रिंटिंग, जो कम इन्वेस्टमेंट में एक स्किल क्रिएट कर देता है किसी भी इंसान में कि वो अपने डिज़ाइंस को फैब्रिक के ऊपर उतार दे। फिर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की समझ होनी चाहिए, पैटर्न आपके मार्केट के में डिमांड वाले हों, कलर ट्रेंड का थोड़ा सा स्टडी आप कर लीजिए। फिर जो गारमेंट्स आप क्रिएट करते हैं वो एक्सपोर्ट लेवल तक का होता है। इसका मतलब है ये कि आप जितना ज़्यादा रिसर्च और स्टडी करेंगे, आपका जो बनाया हुआ प्रोडक्ट रेंज होगा, जो गारमेंट रेंज होगा, वो सिर्फ लोकल मार्केट के लिए ही नहीं होगा। आप
एक्सपोर्ट तक करने में सक्षम रहेंगी। तो बहुत वाइडर स्पेक्ट्रम बन सकता है अगर आप अपने स्किल को बढ़ाती रहें। वाकई स्किल डेवलपमेंट की बात नीतू जी ने बार बार की है और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि स्किल डेवलपमेंट कितनी ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने अपने स्किल में बढ़ोतरी नहीं की, डेवलपमेंट नहीं किया, उसे ठीक से समझा नहीं, परखा नहीं, जाना नहीं, तो शायद आपके लिए थोड़ी राह मुश्किल हो सकती है। नीतू जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्योंकि हैंडीक्राफ्ट की हमने बात कर ली, एक्सपोर्ट मार्केट की बात कर ली, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट तक पहुँचने का जो रास्ता होता है वो काफ़ी कठिन होता है। वो हर किसी के समझ से बाहर भी चीज़ें होती है। हालांकि इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, लेकिन बावजूद इसके ब्रीफ में अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो आप क्या बताएंगे? एक्सपोर्ट मार्केट तक पहुंचने का क्या रास्ता है? कई एजेंसीज़ हैं जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है हमारा, वो छोटे आर्टिसंस को भी अपने खर्चे पर, अगर उनके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, अगर उनमें शिद्दत होती है, तो वो हेल्प करते हैं। खुद मेरा पहला एग्जीबिशन जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स की तरफ से मुझे एज एन आर्टिसन ले जाया गया था, क्योंकि मैं स्टेट अवॉर्डी भी रही हूँ। तो इस तरह से आप मौका ढूंढिए, आप अपॉर्चुनिटीज़ देखिए। डिजिटल अवेयरनेस ऐसी चीज़ है जो रूरल वुमन को भी एक स्मार्टफोन के सहारे कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। तो आप अपना टाइम थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग के तौर तरीक़ों को सीखने में लगाइए, और जब वहाँ शुरुआत होगी तो कोई न कोई एजेंसी, कोई काउंसिल आपकी हेल्प के लिए आगे ज़रूर आएंगे। फ्री में भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, फिर अपने जो काउंसिल है उससे बात करके बतौर आर्टिसन इस तरह के एग्जीबिशंस में उनकी हेल्प से पार्टिसिपेट करके अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं। तो इसमें मैंने दो बातें कही। एक है कि आप किसी एक्सपोर्ट काउंसिल से जुड़िए, और दूसरी बात मैंने कही कि आप ट्रेडिंग कंपनीज़ को भी अप्रोच कर सकते हैं। कई बाइंग एजेंसीज़ होती हैं जो आर्टिसंस के या छोटे छोटे उद्योग वालों के प्रोडक्ट्स को ले जाकर इंटरनेशनल मार्केट में शोकेस करते हैं। वहाँ से जब उनको ऑर्डर्स बुक होते हैं तो फिर वो अपने आर्टिसंस को ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ये दो तरीका है जिससे आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को भेजकर एक्सपोर्ट का काम शुरू कर सकते हैं। सिनी की अगर बात करें तो विमेन एम्पावरमेंट की बात आपने अपने तमाम वेबसाइट और हर जगह पर आपने नीतू जी की है। तो विमेन एम्प्लॉयमेंट को लेकर सिनी आने वाले वक्त में क्या करने वाला है? क्या नई प्लानिंग कुछ चल रही है आप लोगों की? प्लानिंग तो इस तरह की है कि हम लोग सीज़न पे जब काम करते हैं, स्प्रिंग समर में जिस तरीके से हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, तो हमें टेलर्स की ज़रूरत होती है, कटर्स की होती है, हमारे फिनिशिंग में 200-300 वुमेन वर्कर की ज़रूरत होती है। पर मैं क्या कर रही हूँ अब कि अपने प्रोडक्ट रेंज में मैं हाथ के काम को बढ़ावा दे रही हूँ, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी ना करके हाथ का काम उसमें डालें, बीड्स के काम डालते हैं, हम लोग हैंड एम्ब्रॉयडरी डालते हैं, तो उसमें फिर एडिशनल हमें 100 और वुमेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से जो इवॉल्व हो रहा है मेरा प्रोडक्ट रेंज, वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को और वुमेन को एम्प्लॉय कर सकूं। वाकई एम्प्लॉयमेंट की भी चर्चा हमने की, और सिनी के सहारे काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, उनका घर चल रहा है, उनकी एक स्किल डेवलपमेंट हो रही है। और साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक अंतिम सवाल मेरा यही होगा कि अगर हम बिहार को देखें, बिहार की सरकार को देखें, उद्यमिता के क्षेत्र में बात तो बहुत सारी की जाती है कि बहुत सारे बदलाव हम लेकर आएंगे, लेकिन एक बेसिक बदलाव एज अ एंटरप्रेन्योर आपको क्या समझ में आता है कि क्या एक बेसिक बदलाव सरकार की तरफ से एक बड़ी मदद अगर एज अ एंटरप्रेन्योर आपको चाहिए होगी, तो कौन सी मदद आप चाहती हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, सरकार ने बहुत सारी चीज़ें शुरू कर दी हैं, लागू भी हुई, शुरू भी हुई और हो भी रहा है। जैसे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिससे गर्ल्स को, वुमेन को जो कुछ करना चाह रही हैं उससे बेनिफिटेड हो रही हैं। दूसरा है कि जो स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स चलते हैं, उसमें NGOs भी आगे आते हैं काफ़ी, और छोटे छोटे वर्कशॉप्स लगाए जाते हैं। उन चीज़ों से गवर्नमेंट गर्ल्स को और वुमेन को काफ़ी सपोर्ट कर सकती है, जो ऑलरेडी है।
लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी, क्या नहीं है और उसमें क्या बदलाव लाया जा सकता है? क्या एक छोटी सी हेल्प वैसे एंटरप्रेन्योर जो बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो चाहते हैं शुरू करना, और सरकार अगर वो मदद उनकी कर दे तो उनके लिए राह बहुत आसान हो जाएगी। मुझे लगता है थोड़ा फंड का प्रोविज़न होना चाहिए। अगर हम Fundraising, जी, अगर हम इस तरह के किसी गर्ल की हेल्प करें, अगर उसके अंदर स्किल है, वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करे, तो फंड रेजिंग भी गवर्नमेंट के तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव होगा कि वाकई। उसके लिए हम फंड देते हैं। फिर जैसे लोन बैंक से लिया जाता है तो कोई भी वुमेन थोड़ा हेजिटेट करेगी, उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज अगर आगे बढ़कर इस तरह का प्रोविज़न रखे कि कोई वुमेन या कोई गर्ल अपना काम शुरू करती है और बहुत थोड़े से लागत का सपोर्ट चाह रही है, तो बिल्कुल उसको 5 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए, 7 हालांकि इयर्स के अभी लिए। बिहार सरकार की तरफ से स्वरोजगार योजना की शुरुआत भी की गई है, जिसमें महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये और 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी मदद है। लेकिन हैंडीक्राफ्ट और अलग अलग क्षेत्र में अगर हम देखें, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में देखें या दूसरे उद्यमिता के क्षेत्र में देखें, तो महिलाओं को अपने स्किल पर, जैसा कि नीतू जी ने कहा कि बार बार आपको अपनी स्किल डेवलपमेंट पर ज़रूर ध्यान देना है। ये एक मूल मंत्र है नीतू जी, अगर मैं समझूं तो आपकी इस पूरी जर्नी का। एक और अंतिम संदेश हमारी उन महिलाओं को आप क्या देना चाहेंगी जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ना चाह रही है? अपना काम शुरू करना ही एंटरप्रेन्योरशिप है। उसको अचीव करने के लिए आप किस तरीके से अपनी शुरुआत करती हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक जॉब सीकर से आप एक जॉब प्रोवाइडर हो सकती हैं, या एक एम्प्लॉय से आप एम्प्लॉयर हो सकती हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका पोटेंशियल, आपको कितना आप में मोटिवेशन है। पोटेंशियल देखिए हर वुमन में होता है, पर नहीं रुकने की, नहीं थकने की जो एक विल पावर है ना, वही आपको आगे ले जाएगा। आप उसको समझिए और उसको पहचानिए और उस पर काम कीजिए कि अगर ठान लिया तो संकल्प से ही सिद्धि करनी है। वाकई संकल्प से सिद्धि की बात हमने की है। और जितनी भी खास करके महिलाएं हमारे इस पॉडकास्ट को देख रही हैं, जितनी भी लड़कियां इस पॉडकास्ट को देख रही हैं, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि अगर आपके अंदर भी एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा है तो हमारा ये पॉडकास्ट आपके लिए कितना मददगार रहा। नीतू जी आज हमारी ये खास मेहमान थी इस एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।